नमस्कार दोस्तों, वेदांता सीरीज के 18वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। हम प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन भारत और प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएस की तरफ से इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन का भी धन्यवाद देना चाहेंगे, जिसके माध्यम से हम आप में से कई लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। दोस्तों, वेदांता सीरीज के पिछले 17 सेशंस में हम लोगों ने बहुत अलग अलग डायमेंशन से जिस सत्य को समझने का प्रयास किया, आज हम एग्जैक्टली उसी सत्य पे बात करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है 3 ऑर्डर्स ऑफ रियलिटी, सत्य की 3 अवस्थाएं। आत्मा जब जीव में रिफ्लेक्ट होती है तो हम उसी को जीवात्मा कहते हैं। मूल रूप से आत्मा और जीवात्मा एक ही है। आत्मा ही जीवात्मा है जब वो जीव में रिफ्लेक्ट होती है, किंतु अविद्या के कारण जीव अपने आप को अनात्मा से आइडेंटिफाई करने लगता है, और चूंकि अनात्मा जो नश्वर है उससे जीव आइडेंटिफाई करता है, तो वो नश्वर में नित्य को ढूंढने का प्रयास करता है। इसका मतलब जो चीज खत्म हो जाएगी उसमें जीव परमानेंट हैप्पीनेस को ढूंढने का प्रयास करता है। जैसे पानी के ऊपर हम एक रंगोली बना दें और उसको देख के खुश होते रहें, और एक लहर से जब वो रंगोली बिगड़ जाए तो दुखी हो जाए। तो जब हम अनित्य में नित्य को ढूंढते हैं, हम परमानेंट हैप्पीनेस चाहते हैं उन चीजों से जो एक दिन खत्म हो जाएंगी, तो हमें दर्द, हमें दुख होता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं हमें आत्मा अनात्मा विवेक करना होगा। हमें यह स्पष्ट समझना होगा हर बार हर समय कि क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है। इसी को अवेयरनेस कहा गया, जागरूकता कहा गया। उसके लिए शास्त्र ने कई टूल्स बताए, कई तरीके, कई मेथड्स जिससे आप इस विवेक को कर सकें। पहला मेथड था शरीर त्रय। उसमें हमने जाना कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों अनात्मा है, नॉन परमानेंट, और जो परमानेंट है वही आत्मा है। फिर हमने पंचकोश मॉडल में भी देखा। हमने देखा अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय कोश, ये पांचों अनात्मा है। जो इनके परे है वही आत्मा है। फिर हमने इसी बात को अलग तरह से समझा जब हमने कहा अवस्था त्रय, जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति में, इन तीनों अवस्थाओं में जो एक व्यक्ति, जो एक हमें देखता है, जो दृष्टा है, हमें सोते हुए, हमें डीप स्लीप में या जागते हुए देखता है, वही आत्मा है, और ये तीनों अवस्थाएं भी अनात्मा है। फिर हमने दृग दृश्य विवेक की बात की कि जिसको भी मैं देख सकता हूं, जो भी दृश्य है वो देखने वाला तो हो नहीं सकता। तो मैं अपनी आंखों को भी देख सकता हूं, मैं अपने शरीर को भी देख सकता हूं, मैं अपने हाथ को देख सकता हूं, मैं अपने मन, बुद्धि, चित्त को देख सकता हूं, मन में भाव आते हुए देख सकता हूं। मैं गहरी नींद में सोता हूं तो डीप स्लीप तक, उसके बाद मुझे पता पड़ती है कि मैं डीप स्लीप से उठा हूं, तो मैं सब कुछ देख सकता हूं। तो मैं इसमें से भी कुछ नहीं है। अब उसी प्रक्रिया में ये पांचवा मेथड आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, आत्मा अनात्मा विवेक की पांचवी मेथड, जिससे हमें फिर से याद आएगा कि आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है। और इसी मेथड का नाम है सत्य की 3 अवस्थाएं। सत्य एक ऐसा शब्द है जो सबसे ज्यादा विचारित है और आम भाषा में भी बहुत ज्यादा इसका उपयोग किया जाता है। सच क्या है, कौन सच बोल रहा है? हम न्यायपालिका में भी सत्य की शपथ खाते हैं। सत्यमेव जयते, जो मुंडक उपनिषद से लिया गया, वो हमारे देश का आधार वाक्य भी है। बृहदारण्यक उपनिषद का अस्तो मां सद्गमय भी हम बहुत ही ज्यादा अपनी प्रेयर्स में यूज करते हैं। तो चलिए आज पता लगाएं ये सत्यमेव जयते का सत्य क्या है, किस सत्य की ये बात हो रही है। तो शास्त्र 3 प्रकार के सत्य का
मीमांसा करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। पहला, प्रादिभाषिक सत्यम, सब्जेक्टिव रियलिटी। दूसरा, व्यवहारिक सत्यम, ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तीसरा, पारमार्थिक सत्यम, एब्सोल्यूट रियलिटी। तो चलिए एक एक करके तीनों की बात करें। प्रादिभाषिक सत्यम, व्यवहारिक सत्यम, पारमार्थिक सत्यम, सब्जेक्टिव रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, एब्सोल्यूट रियलिटी। हम इनका चर्चा 3 फीचर्स पे हम इनको समझने का प्रयास करेंगे। पहला, इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज, इनके बारे में जानकारी का इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे हमें पता पड़ता है इस सच के बारे में। सेकंड, मेथड ऑफ नोइंग, क्या मेथड है जिसके द्वारा हम इस सच को जानते हैं। और तीसरा, टाइप ऑफ नॉलेज, किस प्रकार का ज्ञान हमें इस सच से मिलता है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्टिव रियलिटी। प्रादिभाषिक सत्यम, क्या अर्थ है इसका। रियलिटी विच आई एज एन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस व्हाइल परसीविंग थिंग्स, ये वो सत्य है जो मैं एक व्यक्ति के रूप में अनुभव करता हूं किसी भी चीज को देखते समय। तो यहां सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है अनुभव करता हूं, महसूस करता हूं। मैं जो महसूस करता हूं वो सत्य होता है मेरे लिए। यथा दृष्टि तथा सृष्टि ही। तो पहला सच, वो जो मुझे महसूस होता है वो सच है, वो मेरा सच है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्या है, हम कैसे पता लगाते हैं इस सच को। तो स्वाभाविक रूप से 5 ज्ञानेंद्रियों से हम चीजों को रिसीव करते हैं, सेंसेशन आता है, और वो सेंसेशन के बाद चित्त की यादों से मिलके अहंकार के साथ मन उसको कुछ ना कुछ भाव दे देता है, मन परसीव करता है इमोशंस में, फीलिंग्स में, और उसी को हम कहेंगे ये सब्जेक्टिव रियलिटी है। कैसे मन परसीव करता है। आप बैठ के सनसेट देख रहे हैं, पूरा आसमान नारंगी हो गया है, अब आप कहेंगे ब्यूटीफुल सनसेट, बिल्कुल सच है। और आपके ही पड़ोस में एक व्यक्ति है जिनके घर अभी कल एक डिमाइस हो गई है, वो भी छत पे बैठ के उसी सनसेट को देख रहे हैं। क्या उनको वो सनसेट ब्यूटीफुल लगेगा। वो उसी सनसेट में अपने जीवन को डूबता हुआ देखेंगे। एक ही नजारा है पर नजरें बिल्कुल अलग हैं। जैसा दर्द होता है वैसा मंजर होता है। मौसम तो इंसान के अंदर होता है। तो ये हो गई अब सब्जेक्टिव रियलिटी। दृश्य एक ही है पर दृष्टा अलग अलग है। दृष्टों दोनों दृष्टा हैं, उनका मनस्थिति अलग अलग है। इसीलिए एक को सनसेट देख के आनंद आ रहा है, वो बड़ा रूमानी हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है उसे, और दूसरा सनसेट देख के उसका मन बैठा जा रहा है। आप किसी के घर गए, उसके यहां एक क्रॉकरी का पॉट रखा था, क्ले का क्रॉकरी, मिट्टी का बना हुआ, और उसने कहा देखो कितना, उसने आपको बताया देखो ये कितना सुंदर पॉट है। उसको बहुत सुंदर लग रहा है क्योंकि उसके पापा के जमाने का है, उसके पापा अब इस दुनिया में है नहीं, तो पापा की याद है। आपको ऑर्डिनरी लग रहा है, तो सुंदर है कि नहीं, ये नितांत व्यक्तिगत हो गया। ज्वेलरी, मां की ज्वेलरी सबको बहुत पसंद आती है, भले आज उसका फैशन ना भी रहा हो, पर लोग कलेजे से चिपका के रखते हैं। तो मां की ज्वेलरी सुंदर क्यों है, क्योंकि वो मां की है, या आपके लिए सुंदर है, बाकी के लिए पुरानी है। दादाजी का मफलर, उसमें दादाजी की यादें हैं, तो आपके लिए वो यादें हैं, दूसरे के लिए पुराना कपड़ा है। तो पर आपके लिए वो सत्य है क्योंकि आपकी भावनाएं उससे जुड़ी हुई है। तो इसको कहा जाता है सब्जेक्टिव रियलिटी। हर व्यक्ति की अलग अलग होती है। इस दुनिया में 7 अरब सत्य हैं, इस हिसाब से जितने लोग उतने सत्य, सबका अपना अपना सत्य है। आपके मन के अनुसार वो सत्य बदलता है। अमिताभ बच्चन कहते हैं जब आप बहुत खुश होते हैं तो गाने की म्यूजिक को एंजॉय करते हैं, और जब आप दुखी होते हैं तो लिरिक्स समझते हैं, क्योंकि सत्य आपका बदल जाता है। वही घर जो बहुत सुंदर लगता था, अब उस घर में एक ट्रेजेडी हो गई, आपका अभिन्न व्यक्ति अब उस घर में नहीं रहा, अब वही घर लोगों को हॉन्ट करने लगता है।
आप जब छोटे थे तो आपने जेंडर बायस देखा। आपने देखा आपके पिताजी, आपकी दादाजी, लड़के लड़कियों में दादी जी भेदभाव करती है, और आपको बार बार हर रिश्तेदार ने भेदभाव किया, और आप लड़की थी और आपके साथ भेदभाव किया गया। अब आप बड़ी हुई, एक परीक्षा देके एक अच्छी अच्छी अधिकारी बन गई, पर अभी भी वो भेदभाव की बात आपको चुभती है। आज भी अगर कहीं कोई व्यक्ति कुछ कहता है तो कई बार आप उसको भेदभाव के रूप में देखती है, ये मुझे स्त्री समझकर इतना मान नहीं दे रहे हैं क्या। तो कई बार आप ज्यादा क्रिटिकल भी हो जाते हैं, क्योंकि कई बार हम एडवर्सली बायस्ड हो जाते हैं। ये कहां से आ रहा है? उसी भेदभाव से आ रहा है। सो हमारी मनस्थिति निर्धारित करती है कि हम परिस्थिति को कैसे देखेंगे। आप छोटे थे, आपके पिताजी नहीं रहे, आपको तहसीलों के खूब चक्कर काटने पड़े, वकीलों के चक्कर काटने पड़े। आप अधिकारियों के पास जाते थे और टेबल पे मिलते नहीं थे, आपको घंटों बाहर वेट करना पड़ता था। आज आप अधिकारी बन गए। आज आप पूरी कोशिश करते हो कि आपके कमरे के बाहर एक भी व्यक्ति वेट ना करे, और कमरे के बाहर कोई व्यक्ति वेट करे तो आप अपने पीए को जोर से चिल्लाते हो। ऐसा क्यों होता है? क्यों आपको इतना दर्द होता है कोई बाहर वेट करता है? तो आपके अनुभव जीवन के मनस्थिति परिस्थिति को परिभाषित करती है। सो ये जो सत्य है ये सबका अलग अलग होता है। ये कैसे बनता है सत्य? तो बचपन में हमारी जो परवरिश हुई, जिसको हम बोलते हैं कंडीशनिंग, पेरेंटियल टीचिंग्स हुई, हमारे खुद के जीवन के अनुभव, जिसको हमने पिछले सेशन में जन्म संस्कार, पितृ संस्कार और कर्म संस्कार कहा, ये तीनों संस्कार मिलकर हमारी मनोदशा बनाते हैं, और मनोदशा ही वो चश्मा है जिससे हम इस पूरी दुनिया को देखते हैं। और कई बार जो क्रैक हमें दुनिया पे दिखता है वो हमारे खुद के चश्मे पे होता है, और हम दुनिया में सुधार की अपेक्षा रखते हैं, जबकि हमारा खुद का देखने का तरीका ठीक नहीं होता। अलग अलग देशों के लोगों ने अलग अलग चश्मे बना लिए। हिंदुस्तान जैसे कई मुल्क हैं जहां डाइवोर्स बड़ा टैबू माना जाता है, लोगों को संकोच होता है। और हम ऐसा भी देखते हैं कि ब्रिटनी स्पीयर्स ने शादी के कुछ ही घंटों बाद उनको लगा कि वो व्यक्ति ठीक नहीं है, उन्होंने डाइवोर्स ले लिया। उनके लिए कोई बड़ी घटना नहीं थी। भारत में कोई स्कैंडल बहुत बड़ा भी माना जा सकता है। एक देश के राष्ट्रपति एक सेक्सुअल स्कैंडल में पकड़े गए, उसके बाद उन्होंने पूरे देश के सामने उसको एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद उस पर एक किताब लिखी, और किताब लिखी, वो किताब बेस्ट सेलर हो गई है। और आज वो पूरे पूरे उस देश में जाके सेशंस लेते हैं, और उस किताब के चैप्टर्स भी उन्होंने ऐसे रखे कि इस स्कैंडल के बारे में उन्होंने अपनी पत्नी को कैसे बताया, इस स्कैंडल के बारे में उन्होंने अपनी बेटी को कैसे बताया। क्या भारत में कोई व्यक्ति ऐसा लिखने की कल्पना कर सकता है? ये चश्मा है, सबका अपना अपना सही है। रामायण में किरदार हुआ, रामायण में किरदार हुए राम नाम के। दशरथ ने या कैकेयी ने उनमें खतरे को देखा और कैकेयी का जीवन बर्बाद हो गया। दशरथ ने उनमें पुत्र को देखा और पुत्र के वियोग में प्राण गंवाने पड़ गए। सीता जी ने उन्हीं में पति को देखा और पति के विरह में पूरा जीवन जिया। रावण ने उन्हीं में शत्रु को देखा और एक दुखद मृत्यु को प्राप्त हुआ। केवल एक किरदार था पूरी रामायण में जिन्होंने उनमें स्वयं प्रभु को देखा, और चूंकि उन्होंने उनमें प्रभु को देखा तो उस प्रक्रिया में वो व्यक्ति स्वयं प्रभु बन गया, श्री हनुमान। तो आप कैसे देखते हैं? ये आपकी रियलिटी है, ये सबकी अलग अलग होती है। विवेकानंद अपनी यात्राओं के भारत यात्रा के दौरान एक ऐसे जगह, ऐसे प्रांत में पहुंचे, ऐसा कबीले में पहुंचे जहां एक महिला एक से अधिक पुरुषों से शादी करती थी। विवेकानंद बंगाल से थे, संस्कृति का प्रदेश है। उनको बड़ा अजीब और खराब सा लगा, पर विवेकानंद कहते हैं कि मैं वहां कुछ समय रुका। कुछ दिन रुकने के बाद मैंने देखा वो कबीला इतना शांत प्रिय, धर्म प्राय कबीला है। तो मुझे लगा मैं कौन होता हूं इन्हें जज करने वाला। यदि ये शांत हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं, किसी का अहित नहीं कर रहे हैं, तो इनका अपना सच है। तो इस तरह से हम सबके अपने अपने सच होते हैं। जो लोग अमेरिका कनाडा में जाके बसते हैं, उनके भारतीय रिश्तेदार अक्सर कई बार उनसे चर्चाएं करते हैं कि बच्चों को पास में सुलाना चाहिए या दूर सुलाना चाहिए। अमेरिका में बच्चों को दूसरे कमरे में सुलाते हैं, भारत में बिल्कुल पास में सुलाते हैं। अब ये भी अपने अपने सच है, चाहो हम घंटों चर्चा करें। परंपरा, लोक लाज, खाना कैसे बनाया जाना चाहिए, कपड़े कैसे पहनने चाहिए, काम कैसा करना चाहिए, सफाई का तरीका कैसा होना चाहिए, यहां तक हंसना कितना चाहिए और किसके सामने नहीं हंसना चाहिए, ये सब भी सबके अपने अपने सच है। और यही सच जब अति पे जाते हैं तो ऑनर किलिंग तक बन जाते हैं।
अभी महेंद्र सिंह धोनी ने कुछ समय पहले अपनी पत्नी साक्षी मलिक को सैंडल पहना रहे थे, साक्षी ने उसका फोटो खींच के इंस्टाग्राम पे डाला, सबने देखा और साक्षी ने लिखा अब आपने सैंडल के पैसे दिए हैं तो आप ही पहनाइए भी। धोनी को तो शर्म नहीं आई इसको देख के, इवन ही लाइक्ड इट। पर अगर कोई और, भारत के कई ऐसे जगह भी हैं, अगर कोई दोस्त इस तरह का फोटो खींच के दूसरों दोस्तों को दिखाए तो लोग उसको जोरू का गुलाम जैसे कई नामों से पुकारते हैं। सबके अपने अपने सत्य हैं। दुत्ती चंद एक धावक हुई, उन्होंने कहा कि उनकी जो कजिन है, उनकी एक रिश्तेदार है जो फीमेल है, और दुत्ती चंद भी फीमेल है, वो कहती हैं कि मैं इसी के साथ पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। अब फीमेल विद अनदर फीमेल। अब आप देखें तो बहुत बड़ी बात, ना देखें तो कोई बात नहीं, उनका जीवन। तो ये सबके अपने अपने सच हैं। सुंदरता की परिभाषा हर देश में अलग है। भारत में कैसे नाक नक्श को सुंदर बोला जाता है, भारत के भी राज्यों में इन सब की परिभाषाएं अलग अलग है। गुड बॉय की डेफिनेशन भी सब जगह अलग है। भारत में अच्छा बेटा कौन होता है? जो माता पिता की बात मानता है और अनुशासित होता है। अमेरिका में अच्छा बच्चा कौन होता है? जो कॉन्फिडेंट होता है और प्रोडक्टिव होता है। तो सबकी अपनी अपनी परिभाषाएं हैं। तो इट इज माय रियलिटी। तो सब्जेक्टिव रियलिटी मींस मेरा सच। तो इस दुनिया में कितने सच हो गए इस हिसाब से? 7 अरब सच। और मैं अपने सच से जब देखता हूं तो मुझे कुछ लोग, वही हमने कल कहा, संसार प्रपंच में कुछ लोग दोषी दिखते हैं, परपेट्रेटर जो मुझ पे अत्याचार कर रहे हैं, कुछ रेस्क्यूअर दिखते हैं जो मुझे बचा रहे हैं, और कुछ होते हैं, और मैं होता हूं विक्टिम। तो मैं विक्टिम, रेस्क्यूअर एंड परपेट्रेटर। अब होता यह है, जिस व्यक्ति को मैं कह रहा हूं ये दोषी है, परपेट्रेटर है, हो सकता है वही किसी और के लिए रेस्क्यूअर हो। सबके अपने अपने सच हैं। जैसे शकुनी, वो रेस्क्यूअर था कौरवों के लिए और पांडवों के लिए परपेट्रेटर था। जैसे कर्ण, वो रेस्क्यूअर था दुर्योधन के लिए, पर वही व्यक्ति अर्जुन के लिए परपेट्रेटर था। हालांकि यह बात अलग है कि जो चीज आज मुझे परपेट्रेटर लग रही है, जो आज मुझे व्यक्ति दोषी लग रहा हो, कल को वही रेस्क्यूअर सिद्ध हो जाए, क्या पता। और जो आज रेस्क्यूअर लग रहा हो, कल को वही दोषी सिद्ध हो जाए। शकुनी जो रेस्क्यूअर लग रहे थे, फाइनली उन्होंने पूरा कुल का नाश करवा दिया कौरवों के, अपनी गलत राय दे देके। तो अंततः वो परपेट्रेटर रहे। तो इस तरह से ये परिभाषाएं भी बदलती हैं। भारत पर 17 बार आक्रमण किए मोहम्मद गजनबी ने। गजनबी ने जब 17 बार आक्रमण किए भारत में, तो भारत के लिए तो परपेट्रेटर था, बिल्कुल ठीक बात है। इस तरह से जब हम देखते हैं तो दुनिया हमें परपेट्रेटर, विक्टिम और रेस्क्यूअर के ट्रायंगल में दिखती है, क्योंकि हम सबका अपना अपना वर्ल्ड मैप है। वही महिला बेटे को रेस्क्यूअर लग सकती है क्योंकि उस महिला ने उसको पाल पोस के बड़ा किया है, और वो महिला जो उसकी माता है उससे बहुत प्रेम से बात करती है। पर वही महिला बहू के लिए दोषी हो सकती है क्योंकि वो बहू से अच्छे से बात नहीं करती। अब दोनों की अपनी अपनी सच है। बहू को आप कैसे समझाएंगे और बेटे को आप कैसे समझाएंगे? तो 7 अरब सच इस दुनिया में, और 7 अरब सच मतलब 7 अरब वर्ल्ड मैप। दुनिया को देखने के 7 अरब तरीके हैं हमारे पास। और अब होता क्या है, जब ये वर्ल्ड मैप आपस में टकराते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, झगड़े होते हैं घरों में, ऑनर किलिंग होती है, तनाव होते हैं, क्योंकि सबको लगता है बस मेरा सच ही एकमात्र सच है। और हम भूल जाते हैं 7 अरब सच है इस दुनिया में, और हम चाहते हैं सबको ही मेरे जैसा देखे। खाने बनाने का यही तरीका हो, कपड़े पहनने का यही तरीका हो, बात करने का यही तरीका हो, यही कल्चर है, यही संस्कार है, और यही चीजों के आसपास हम सोचते रहते हैं। पर हम ये सोचते समय भूल जाते हैं कि अगर सब कुछ एक जैसा ही होना था तो भगवान ने इतनी यूनिक दुनिया क्यों बनाई? हर व्यक्ति का थंब प्रिंट अलग है, चेहरा, मोहरा, नाक का सब कुछ अलग है। जब आप पैदा हुए थे तो आप पहली बार एक आपके जैसा व्यक्ति इस धरती पे पैदा हुआ था। जब आप रोए थे तो वो वैसी आवाज थी जो इस धरती पे पहले कभी नहीं सुनी गई। Everybody is so uniquely different, but still we want everything to be alike, and alike what? In my world map. तो जब मैं अपना मैप दूसरों पे थोपता हूं तो दूसरों को दुख देता हूं, और जब वो मेरे मैप के अनुसार नहीं जीते तो खुद को दुख देता हूं। तो ये दुख का बीज है सब्जेक्टिव रियलिटी। सबकी अलग अलग सब्जेक्टिव रियलिटी। अब हम जाने इसका मेथड ऑफ नोइंग क्या है।
इंस्ट्रूमेंट तो हमारा मन हो गया, मेथड क्या है? फीलिंग्स, हम महसूस करते हैं इसको। और तीसरा टाइप ऑफ नॉलेज क्या है? डायरेक्ट, डायरेक्ट नॉलेज, हम सीधे देखते हैं आंखों के सामने। सो दिस इज द फर्स्ट रियलिटी, पहली रियलिटी, जिसको हमने कहा सब्जेक्टिव रियलिटी। पर शास्त्र कहते हैं यही बात खत्म नहीं होती, एक और रियलिटी है जो इन सारी रियलिटी से ऊपर है, जिसको कहा जाता है ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इससे बड़ी रियलिटी, जिसको कहेंगे व्यवहारिक सत्यम, ये उससे ऊपर है जो सब्जेक्टिव सत्यम है। तो ये क्या है? ऑब्जेक्टिव रियलिटी इज रिवील्ड व्हेन आई रिमूव माय इंडिविजुअल सुपर इंपोजिशन फ्रॉम द फिनोमिना। ये कब जागृत होती है? व्यवहारिक रियलिटी, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जब मैं अपने आप का, खुद का सुपर इंपोजिशन, प्रभाव उस वस्तु से हटा लेता हूं जिसको मैं देख रहा हूं। जब भी मैं किसी वस्तु को देखता हूं तो मेरा प्रभाव जो उस पर होता है, मैं उसको हटा लूं। मैं उसको हिंदू बन के ना देखूं या मुस्लिम बन के ना देखूं, मैं उसको लड़का या लड़की बन के ना देखूं, मैं देखने का जो प्रभाव है उसको हटा लूं। तो फिर वो, अगर आप इतिहास पढ़ना चाहते हैं तो आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई बन के नहीं पढ़ पाएंगे, आप लगातार बायस्ड रहेंगे, आपको इंसान बन के पढ़ना पड़ेगा। तो जो मेरा सुपर इंपोजिशन है उसको अगर मैं हटा लूं और केवल इंसान बन के देखूं, तो जो मुझे दिखेगा उसी को हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव रियलिटी जरा समझे, जैसे एक कमरे में आप घुसे, कमरे में आपको एक रस्सी पड़ी थी, वो आपको सांप जैसी दिखी, आप एकदम से घबरा गए। ये आपको रस्सी सांप जैसी क्यों दिखी कम लाइट में? क्योंकि आपने, आपके दिमाग में जो सांप का सोच था, सांप के डर था, उस डर को आपने आरोपित कर दिया इस रस्सी पे, और वो रस्सी आपको सांप जैसी दिखने लगी और आप चौंक गए। फिर आपने लाइट ऑन की और वो रस्सी दिखी। तो जो पहले था वो सब्जेक्टिव रियलिटी थी, इसलिए आपने उसमें सांप को देख लिया। और जो बाद में था, जब लाइट ऑन हो गई, जब आपने अपना सुपर इंपोजिशन हटा लिया उस पे से, तो वो रस्सी दिखने लगी, जो सच है वो दिखने लगा। ये बिल्कुल वैसा है कि एक पिगमेंट लें, लाल रंग का एक पिगमेंट पाउडर लें आप, बुरा लाल रंग का कोई पाउडर लें, उसको एक गिलास पानी में डाल दें और ऐसे गिलास हिला दें, तो वो जो गिलास है उसका पानी पूरा लाल हो जाएगा। तो देखने में क्या लगेगा कि लाल रंग का पानी है? नहीं, ऐसा नहीं है। पानी अभी भी न्यूट्रल कलर का है, पर पानी के ऊपर वो लाल रंग के पाउडर का सुपर इंपोजिशन है, तो देखने में लगेगा लाल पानी, जबकि लाल पाउडर था और पानी न्यूट्रल था, दोनों मिल गए। अच्छा, दूसरी चीज यहां ये भी देखेंगे, पाउडर जो पहले बुरा था, पाउडर था वो, पर अब वो उसमें जाके लिक्विड बन गया, उसका भी स्टेट बदल गया। तो जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एक दूसरे को सुपर इंपोज कर देती है। तो इसीलिए अगर हम उस सुपर इंपोजिशन को हटा दें तो जो प्रत्यक्ष दिखता है उसी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। थोड़ा सा समझें, ये सबके लिए एक जैसी होती है। तो इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्या है? स्वाभाविक रूप से अगर हम इसको सुपर इंपोजिशन, मन को हटा के देख रहे हैं, तो बचा क्या? बुद्धि, जिसको हम विवेक से देखते हैं, बुद्धि से देखते हैं। तो इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्या है? 5 सेंसेस, चित्त अहंकार के साथ अब बुद्धि प्रगाढ़ से, जब मैं विवेक से देखता हूं, बुद्धि से देखता हूं। जैसे उसी सनसेट की तरफ चलते हैं अपन फिर से। अगर मैं ये कहूं कि जब सनसेट होता है तो आसमान नारंगी हो जाता है, तो अब इसमें कोई विवाद नहीं है। जो दुखी है उसको भी नारंगी ही दिख रहा है, और जो सुखी है उसको भी नारंगी ही दिख रहा है। अगर मैं ये कहूं कि सन राइजेस इन द ईस्ट, इसमें कोई विवाद नहीं है। सो जो निर्विवाद हो जाता है वो फिर 7 अरब सच नहीं है, वो एक ही है फिर। जैसे वो जो क्रॉकरी थी जो पापा के जमाने की थी, अगर मैं कहूं ये क्ले पॉट है तो ये सच बात है, सुंदर बुरा नहीं, क्ले पॉट है तो फैक्ट है। अगर मैं उस ज्वेलरी को कहूं ये ऑर्नामेंट है, ज्वेलरी है, सुंदर है खराब है वो आपका नजरिया है, पर ज्वेलरी तो है। अगर मैं उस दादाजी के मफलर को कहूं ये कपड़ा है तो बिल्कुल सच है, और अगर मैं कहूं ये गाना है तो सच है। अच्छा बुरा ये सब्जेक्टिव रियलिटी है।
पर ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो दिख रहा है वो ये है। सो ऑब्जेक्टिव रियलिटी जनरली मोर बैलेंस्ड होती है, ब्रॉड होती है, एक्सेप्टेबल होती है, जेनरिक व्यू होती है, और आप कलरिंग करना बंद कर देते हैं, दुनिया को अच्छे बुरे में नहीं आंकते, आप बीच में आ जाते हैं। इसी को कहते हैं आप लाभ हानि पे नहीं परेशान होते, आप समत्व की तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, आप दूसरों का वर्ल्ड व्यू भी रेस्पेक्ट करते हैं। आपने अपने घरों में कई ऐसे लोगों को देखा होगा जो कहते हैं नहीं तुम भी सही हो और तुम भी सही हो, दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ये लोग कौन है? जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को देख पा रहे हैं कि सबका अपना अपना वर्ल्ड व्यू है, आपस में टकराने की जरूरत नहीं है। वो ये कहेंगे कि माना गजनबी ने भारत पर अटैक किया और गजनबी ने बहुत बुरा किया, हजारों लोग मारे गए, पर शायद वो ये कहेंगे कि एक बार आप जाके अफगानिस्तान का भी तो इतिहास पढ़ो। अफगानिस्तान तो गजनबी को उनके महान राजाओं में जोड़ता है। अफगानिस्तान तो कहता है वो एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। अफगानिस्तान तो गजनबी को कहता है कि बहुत समय तक उसने टैक्स फ्री रखा था गजनी को, जहां का वो था। तो अब आप एक गजनी के बाशिंदे को ये कैसे समझाएंगे कि गजनबी बुरा था, क्योंकि उनके लिए तो लोक कल्याणकारी राजा था, और आप एक भारतीय को कैसे समझा देंगे वो अच्छा था? आप कैसे समझाएंगे? शकुनी, जिसके बारे में ऐसी कथा आती है कि भीष्म पितामह ने उसके पिताजी, उसकी माताजी और उसके भाइयों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था, और वो तिल तिल करके शकुनी के सामने मरे, तब शकुनी ने शपथ ली थी कि मैं कुरुवंश को समाप्त करूंगा, क्योंकि मेरे वंश को भीष्म पितामह ने समाप्त किया। जब आपको जानकारी और मिलती है तो आपकी सोच बैलेंस्ड हो जाती है। तो जब आप एक बैलेंस सोच रख पाते हैं तो इसी को हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्टिव रियलिटी। और आप सबकी सोच का सम्मान करना शुरू करते हैं, तब आप समत्व की तरफ जाते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कभी आप यूएस में देखें, उनके कैंटीन में कभी आप जाइए, हमें आज तक याद आता है जब हम हार्वर्ड के कैंटीन में गए, एक टेबल पे 5-6 लोगों बच्चे बैठ के काम कर रहे थे, कॉलेज के स्टूडेंट थे। चेहरे से समझ में आ रहा था कोई कोकेशियन था, कोई चाइनीज था, कोई जर्मन था, कोई फिलिपिनो था, कोई पाकी या भारतीय था, और सब मिलके बात कर रहे हैं, और सबके अपने अपने सच हैं, सब मिलके सिंथेसिस करते हैं, एक दूसरे का सच का सम्मान करते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये ज्यादा बैलेंस्ड है। सो अब दूसरा क्या हो गया? ये वो सत्य है जो आपको दिखता है, इस सत्य को हमने कहा ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इसका मेथड ऑफ नॉलेज क्या है? प्रत्यक्ष भी है, आंखों के सामने दिखता है सूरज, अनुमान भी है, आप अनुमान भी लगा लेते हैं, कहीं आग जल रही, अगर धुआं निकल रहा है तो आग लगी होगी, अनुमान से भी आप पता लगा सकते हैं। और तीसरा है शब्द प्रमाण, शास्त्रों से भी आप इस तरह की एक संतुलित सत्य की तरफ जा पाएंगे। तो शास्त्र, प्रत्यक्ष और अनुमान, ये तीनों आपको मदद कर सकते हैं और संतुलित हो जाने के लिए। और इसका टाइप ऑफ नॉलेज क्या है? तो इसका टाइप ऑफ नॉलेज वही है, सत्य है जो सामने प्रत्यक्ष है, और परोक्ष भी है। परोक्ष क्योंकि आप अनुमान से भी समझ रहे हैं, परोक्ष मतलब इनडायरेक्ट, और आप शास्त्रों से भी पढ़ रहे हैं, आपका खुद का अनुभव नहीं है पर आप शास्त्रों की बात को मान रहे हैं, शास्त्रों की तार्किक बात को समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये दूसरी रियलिटी है जिसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। तो अभी तक हमने दो रियलिटीज की बात की। अब इन दो रियलिटीज से आगे बढ़ने से पहले हम दो प्रिंसिपल्स पे भी बात करेंगे। दो प्रिंसिपल्स क्या हैं? पहला प्रिंसिपल जिन पे तीनों रियलिटीज काम करती हैं, तो पहला प्रिंसिपल, हायर लेवल ऑफ रियलिटी प्रोवाइड्स द बेसिस फॉर द लोअर लेवल ऑफ रियलिटी। हायर लेवल ऑफ रियलिटी ही वो आधार होता है जिस पे लोअर लेवल ऑफ रियलिटी खड़ी होती है। जैसे जागृत जीवन ही स्वप्न का आधार है, जागृत में जो आपने अनुभव लिए वही तो आप सपने में देखते हैं, और जैसे ही आप जग जाते हैं सपना फजूल हो जाता है। तो हायर लेवल ऑफ रियलिटी ही आधार बनती है, जागृत के अनुभव ही सपने के आधार है। तो एक तरह से देखा जाए तो सब्जेक्टिव रियलिटी एक सपने की तरह केवल आपके दिमाग में है, वो दुनिया कहीं नहीं है, केवल आपके दिमाग में एग्जिस्ट करती है, सब्जेक्टिव रियलिटी। और दूसरी जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी है वो वास्तव में आपको आंखों के सामने दिख रही है। तो इस तरह जैसे जैसे आप एलिवेट होते हैं, अपनी समझ में ऊपर उठते जाते हैं, लोअर से हायर लेवल की रियलिटी की तरफ, दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदलता है। जैसे हमने कहीं एक कथा सुनी थी, एक पेड़ पे 3-4 डगालें थी, एक के ऊपर एक ब्रांचेस थी। सबसे नीचे वाली ब्रांच पे
खरगोश बैठा था, सबसे ऊपर वाली ब्रांच पे एक कोयल बैठी थी। कोयल ने दूर से देखा, धूल उड़ रही थी दूर क्षितिज पे। कोयल चिल्लाई, शेर आ रहा है भागो, और उड़ गई कोयल। उससे नीचे वाली डगाल पे एक दूसरा परिंदा बैठा था। उसने बोला, मुझे तो कोई शेर नहीं दिख रहा, मुझे तो हल्की फुल्की धूल दिख रही है बस। पर थोड़ी देर बाद वो भी चिल्लाया, अरे सच में शेर आ रहा है भागो। अब उसे भी शेर दिखने लगा। फिर जब वो भागा तो उसकी नीचे वाली डगाल पे गिलहरी बैठी थी। उसने वहां से देखा, चूंकि थोड़ा नीचे बैठी थी, दूर तक नहीं दिख रहा था। उसने भी कहा, यार मुझे तो कोई नहीं दिख रहा है, लोग क्यों भाग रहे हैं समझ में नहीं आ रहा, ना कोई धूल है। थोड़ी देर बाद उसे भी धूल दिखने लगी, फिर वो भी भागी। फिर सबसे नीचे एक खरगोश बैठा था आराम से। उसने कहा, मुझे तो कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि वो नीचे बैठा था, उसको तो दिख नहीं रहा था। थोड़ी देर बाद साक्षात शेर सामने खड़ा था। वो खरगोश को खा गया, खरगोश खत्म हो गया। तो आप जितना ऊपर उठते जाएंगे समझ में, उतना दूर तक आप देखते जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद को आइडेंटिफाई करते हैं, खुद को आप लड़का मानते हैं, तो आपको दुनिया में लड़कियां दिखेंगी ही, स्वाभाविक है, क्योंकि आप लड़के हैं। आप खुद को राजपूत मानिए, तो आपको दुनिया में वैश्य दिखने लगेंगे, ब्राह्मण दिखने लगेंगे। आप ऐसा कीजिए, खुद को इंसान मानिए, तो आपको दुनिया में इंसान दिखेंगे। पर आपको दुनिया में इंसान के अलावा कुछ और दिखेगा, जानवर आपको दिखेंगे। तो अब आप देख पाएंगे, इंसान होते हैं और जानवर होते हैं, इंसान होते हैं, जानवर होते हैं। अब आप और ऊपर से खुद को रिलेट कीजिए, आप खुद को केवल जीवात्मा मानिए, तो अब आपको जानवर नहीं दिखेंगे। आप कहेंगे, मैं भी जीवात्मा हूं, वो भी जीवात्मा है, वो भी जीवात्मा है, हम सब एक है। तो जैसे जैसे आप हायर रियलिटी पे जाते हैं, इंटीग्रेटेड 360 व्यू डिग्री मिलता है, 360 डिग्री व्यू मिलता है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, एक मैनेजर होता है जो एक यूनिट हेड होता है, उसके ऊपर एजीएम होता है, डिपार्टमेंट हेड होता है, जीएम होता है, डिविजनल हेड होता है, डायरेक्टर होता है, ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है। तो डायरेक्टर का विजन ऑर्गेनाइजेशनल होता है, वो दूर तक देख पाता है। इसीलिए कई बार डायरेक्टर का निर्णय मैनेजर को गलत लगते हैं, क्योंकि मैनेजर उतनी दूर देख ही नहीं पा रहा है। डायरेक्टर दूर से ही कहता है, देखो शेर आ रहा है, अभी से तैयारी करो। मैनेजर को लगता है, यार ये अभी से ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैनेजर जहां से देख रहा है वो 360 डिग्री व्यू नहीं है। तो पहली बात, हायर लेवल ऑफ रियलिटी ही आधार बनता है लोअर लेवल ऑफ रियलिटी का। जिस तरह से एक सपना खत्म हो जाता है जागृत होते ही, इसी तरह से ऑब्जेक्टिव रियलिटी ज्यादा बड़ी रियलिटी है सब्जेक्टिव से, क्योंकि सब्जेक्टिव व्यक्तिगत रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी 360 डिग्री व्यू देती है आपको, आप सबके परसेप्शन को समझ पाते हैं। दूसरा प्रिंसिपल, लोअर लेवल ऑफ रियलिटी रिजॉल्व्स इनटू द हायर लेवल ऑफ रियलिटी। जब आपकी समझ बेहतर हो जाती है, तो छोटी रियलिटी अपने आप खत्म हो जाती है। जैसे सपने खत्म हो जाता है जगते ही, अलग से कोई जरूरत ही नहीं है। जैसे लाइट ऑन करते ही वो सांप अपने आप रस्सी में बदल जाएगा, फिर सांप की बात ही नहीं है। जैसे ही आप एक हायर लेवल ऑफ रियलिटी समझ जाते हैं, लोअर लेवल रियलिटी अपने आप ही खत्म हो जाता है। जब आप गजनबी का पूरा जीवन वृत्तांत देख पाएंगे, तब आप उसको एक अलग परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे 360 डिग्री के बाद। तो अपने आप डाउट्स खत्म होते हैं और एक्सेप्टेंस आती है। अभी हमने दो लेवल ऑफ रियलिटी पढ़ी, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव, और हमने दो प्रिंसिपल पढ़े। पहला कि जो हायर लेवल ऑफ रियलिटी होती है वो बेस बनता है लोअर लेवल ऑफ रियलिटी का, और दूसरा लोअर लेवल रियलिटी जैसे ही हम हायर लेवल रियलिटी में जाते हैं अपने आप डिसॉल्व हो जाती है। जैसे लाइट ऑन करते ही सांप डिसॉल्व हो जाता है और रस्सी दिखती है, जगते ही सपने डिसॉल्व हो जाते हैं और हम जागृत हो जाते हैं। अब अगली चीज, एक और शब्द आता है शास्त्रों में जिसको कहते हैं तुच्छम। तुच्छम मीन्स समथिंग दैट डज नॉट एग्जिस्ट एट ऑल, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। ये दोनों रियलिटी अस्तित्व में तो हैं, एक मेरे दिमाग में एक सामने दिख रही है, पर तुच्छम तो अस्तित्व में ही नहीं है। जैसे खरगोश के सींग, जैसे आसमान में कमल, जैसे हम आपको कहें कि कैन यू ड्रॉ अ सर्कुलर रेक्टेंगल, यू कैन नॉट, इट डज नॉट एग्जिस्ट। ये शब्द याद रखिएगा, तुच्छम, आगे हम इसका काम लेंगे। तो तुच्छम इज अनरियल, फॉल्स, जो अस्तित्व में ही नहीं है। आगे बात करें,
अब हम तीसरे सत्य पे जाते हैं जो इन दोनों सत्य से भी ऊपर है। उस सत्य को कहते हैं पारमार्थिक सत्यम, एब्सोल्यूट रियलिटी। क्या है ये? एब्सोल्यूट रियलिटी इज रिवील्ड when by removing all the layers of the name and form I reach to the final substratum. Absolute reality वो है जो जागृत होती है जब मैं इस नाम और रूप को एक एक करके हटाना शुरू करता हूं, नाम और रूप को, और जब मैं एक अंतिम अधिष्ठान पर पहुंचता हूं, जब मैं सारे नाम रूप को हटाते चला जाता हूं, जैसे प्याज के छिलके हटाते चला जाऊं, तो जो मैं अंतिम आधार पे पहुंचूंगा वो अंतिम आधार ही पारमार्थिक सत्य है। जब नाम रूप समाप्त हो जाएंगे वो अंतिम आधार, उसी को पारमार्थिक सत्यम कहते हैं। तो चलिए इसको समझते हैं। इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज क्या है? तो जैसे हमने आपको कहा, ये मन और बुद्धि के भी परे है, ये सेल्फ एविडेंट है। सेल्फ एविडेंट, ये अपने आप जागृत होता है। और ये जागृत कब होता है? जब अविद्या हट जाती है। ये बिल्कुल वैसा है कि बाहर सूरज चमक रहा है, आपने घर में पर्दे लगा रखे, बस आपको पर्दे को हटाना है तो रोशनी आ जाएगी। तो ये स्वतः स्फूर्त है, ये जागृत ही एविडेंट है, बस आपको समझ लेना है, बस आपको अविद्या हटा देनी है, इग्नोरेंस का पर्दा हटाना है। थोड़ा समझे कैसे ये किस तरह से काम करता है। जैसे हम इस परिभाषा को फिर से देखें, हमने कहा कि नाम रूप की लेयर्स को हटाना हम शुरू करें, और नाम रूप की लेयर्स को तब तक हटाते जाएं जब तक सारे नाम रूप खत्म ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पारमार्थिक सत्य में क्या कहेंगे? हमने कहा था उसमें कितना खूबसूरत सनसेट है, या किसी ने कहा कितना दुख भरा सनसेट है, पर हमने ऑब्जेक्टिव रियलिटी में कहा नहीं, सन राइजेज इन द ईस्ट। या फिर हमने कहा कि पूरा आसमान नारंगी हो जाता है। पर अब हम पारमार्थिक में क्या कहेंगे? सन नेवर राइजेज, सूरज कभी नहीं उगता। जो विज्ञान जानते हैं जानते हैं, ये सब फालतू की बात है, सूर्योदय सूर्यास्त ये होता ही नहीं है। अगर अब हम कहेंगे, उस क्ले के एग्जांपल में दें, क्रॉकरी सुंदर थी, हमने बोला नहीं तो ये क्ले है, क्ले पॉट है ये तो ऑब्जेक्टिव रियलिटी में। पारमार्थिक कहेगी ये क्ले पॉट नहीं है, ये तो क्ले है, बस क्ले को ही आपने मॉडिफाई कर दिया है, कोई अलग चीज थोड़ी है, ये तो मिट्टी है। अब आप इसको किसी भी रूप में रख लीजिए, पर मेरे लिए ये मिट्टी ही है। आप उस ज्वेलरी को कितने ही कुछ ने भी नाम से पुकारे, मां की यादें हैं, फला फला हैं, ऑब्जेक्टिव रियलिटी कहेगा ज्वेलरी है, जबकि एब्सोल्यूट रियलिटी वाला कहेगा ये गोल्ड है। गोल्ड को आज आपने ज्वेलरी के फॉर्म में बना दिया, कल आप कॉइन बना लेना, आपकी मर्जी है तो ये गोल्ड ही। जिसको वो कहेगा मफलर है दादाजी का, ऑब्जेक्टिव वाला कहेगा कपड़ा है। ये पारमार्थिक सत्य में एब्सोल्यूट रियलिटी कहेगा कपड़ा नहीं है साहब, ये धागे मात्र हैं जिनको आपने एक फॉर्मेट में जमा लिया है। धागे ही तो है, धागे निकाल लो बचेगा क्या? सोना निकाल लो बचेगा क्या ज्वेलरी में से? क्ले निकाल लो बचेगा क्या पॉट में? म्यूजिक जिसको अच्छा म्यूजिक कह रहा है, ऑब्जेक्टिव वाला कह रहा है ये केवल सॉन्ग है, उसी को पारमार्थिक कहेगा सॉन्ग नहीं है साहब, ये केवल बीट्स है। इन बीट्स को एक ऑर्डर में आपने जमा लिया, उसको आपने सॉन्ग का नाम दे दिया, उसको आपने पॉट का नाम दे दिया, उसको आपने ज्वेलरी का नाम दे दिया, उसको आपने कपड़े का नाम दे दिया। तो ये सब तो नाम है, मूल नहीं है इसमें। चलिए और आगे जाए, अब हम और लेयर उखाड़ते चले जाते हैं। चलिए और लेयर्स उखाड़ते हैं। चलिए कपड़े से शुरू करें। तो पारमार्थिक सत्यम वाला पूरा वैज्ञानिक सोच से आपसे बात करेगा कि अच्छा ये कपड़ा है, तो कहेगा नहीं ये कपड़ा नहीं है, ये तो थ्रेड है, थ्रेड से धागे हैं। फिर वो कहेगा रुको रुको रुको, ये धागे भी नहीं है, ये एक्चुअली कॉटन फाइबर है। अगर आप और देखें तो एक्चुअली ये कॉटन फाइबर है। देखो उसने एक नया नाम दे दिया अब आपको कि वो कपड़ा नहीं है, वो धागे हैं, वो धागा भी नहीं है, एक्चुअली कॉटन फाइबर है। देखिए नाम बदलते चले जा रहे हैं।
क्योंकि आप और गहरे उतर रहे हैं। फिर वो कहेगा नहीं ये कॉटन फाइबर नहीं है, एक्चुअली ये सेल्यूलोज सेल्स हैं जो कॉटन फाइबर के रूप में है, जो थ्रेड के रूप में और कपड़ा है। फिर वो और वैज्ञानिक रूप से और अंदर जाके कहेगा रुको रुको, ये सेल्यूलर सेल भी नहीं है, ये प्रोटीन्स है यार, जो सेल्यूलर सेल्स के फॉर्म में है। फिर वो कहेगा प्रोटीन्स भी नहीं है, मॉलिक्यूल्स है। फिर वो कहेगा मॉलिक्यूल नहीं है यार, मॉलिक्यूल होता ही नहीं, एक्चुअली एटम्स है। फिर वो कहेगा रुको, ये एटम भी सत्य नहीं है, ये एक्चुअली प्रोटॉन्स है। फिर वो कहेगा रुको, ये प्रोटॉन भी सत्य नहीं है, एक्चुअली एक क्वार्क है जिससे प्रोटॉन बना है। फिर वो कहेगा रुको रुको, ये क्वार्क भी सत्य नहीं है, ये वाइब्रेशन है जिससे क्वार्क बने हैं। फिर वो कहेगा रुको, ये वाइब्रेशन भी नहीं, ये तो एनर्जी है जिससे सत्य बना है। फिर वो कहेगा रुको एक मिनट, ये ऊर्जा भी नहीं है, ये मात्र कॉन्शियसनेस है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस जिसने ऊर्जा का रूप लिया, ऊर्जा ने वाइब्रेशन का रूप लिया, वाइब्रेशन ने क्वार्क का रूप लिया, क्वार्क ने प्रोटॉन का रूप लिया, प्रोटॉन ने एटम का रूप लिया, एटम ने मॉलिक्यूल का रूप लिया, मॉलिक्यूल ने प्रोटीन का रूप लिया, प्रोटीन ने सेल्यूलर सेल्स का रूप लिया, उन्होंने कॉटन फाइबर का रूप लिया, उन्होंने थ्रेड का रूप लिया, उन्होंने कपड़े का रूप लिया, और उस कपड़े के ऊपर आपने अपनी यादों को लगाया और आपने कहा मेरे पिताजी के कपड़े। तो सत्य क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो जैसे ही आप एक वेदांतिक से बैठेंगे तो वेदांतिक कहेगा कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं है साहब, ये तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। अब आप एक वेदांतिक को केमिस्ट्री में भेज दीजिए, तो ये जितना मटेरियल आपको पूरी सृष्टि में दिख रहा है आपके आसपास, आपका कंप्यूटर जिसमें आप हमें भी देख रहे हैं, कोई भी मटेरियल, तो केमिस्ट्री वाला ये कहेगा कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अपन और नाम रूप बदलते हैं। ये जिसको आप लैपटॉप कह रहे हो, ये लैपटॉप थोड़ी है यार। तो क्या है वो? फाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरली ऑकरिंग एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं, जो फिक्स हैं, जो नेचुरली आते हैं, उन्हीं के कॉम्बिनेशन से सारी चीजें बन रही हैं। ओके, तो फिर और अगर नाम रूप बदल दें तो ये जो एलिमेंट आए हैं पीरियोडिक टेबल के, ये एलिमेंट थोड़ी हैं, ये तो एटम है। एटम क्या है? प्रोटॉन है। प्रोटॉन क्या है? क्वार्क है। क्वार्क क्या? एनर्जी। एनर्जी क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो कहेगा देखिए, ये जो आपके सामने कुर्सी रखी है ये भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, और जो आपने कपड़ा पहना है साहब ये भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो जो आपने गोल्ड पहना है वो भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। इसी फ्लो से जो आपका क्रॉकरी का पॉट है वो भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, जो म्यूजिक है वो भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है। तो सब कुछ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही है, ये कहेगा पारमार्थिक सत्यम वाला। अब चलिए, ये तो हमने विज्ञान की बात कर ली। भगवान बुद्ध ने कहा एवरी कंपोजिट एलिमेंट इज सब्जेक्ट टू डिके, स्ट्राइव डिलिजेंटली। हर कंपोजिट एलिमेंट को आप खोलेंगे तो उसका नाम रूप बदलता जाएगा, इसलिए सोच समझकर सत्य को पहचानिए, बुद्ध ने कहा। तो चलिए अब इसको हम सोशल साइंसेज में ले आए, ये तो हम विज्ञान में चले गए थे। अब इसी फॉर्मूले को, पारमार्थिक सत्यम को इकोनॉमिक्स में लागू करके देखते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये जिस पासवर्ड को डाल के आप तुरंत पैसा निकाल लेते हैं, खट 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 खट, आजकल तो एटीएम में भी कई जगह एटीएम लगाने की जरूरत नहीं, पासवर्ड ही डाल दीजिए पैसा आ जाएगा। क्या पासवर्ड से पैसा आता है? नहीं नहीं, पासवर्ड प्रतिनिधि है किसका? पासवर्ड के पीछे प्लास्टिक करेंसी है, आपका कार्ड है उसी का तो पासवर्ड है। पर वो प्लास्टिक कार्ड का भरोसा क्या है? आपको पक्का पता है कि जितना इस प्लास्टिक कार्ड में लिखा आ रहा है मैसेज में, उतना पेपर करेंसी है मेरे अकाउंट में, यही तो विश्वास है आपका। वो पेपर करेंसी अगर आपके अकाउंट में ना हो तो उस प्लास्टिक कार्ड का करेंगे क्या? तो उस प्लास्टिक कार्ड का आधार क्या है? पेपर करेंसी। याद है अमेरिका का इकोनॉमिक प्रॉब्लम? कैश खत्म हो गया था, लोगों के हाथ में कार्ड रह गए थे, लोगों ने कार्ड को जला डाला। करें क्या उस कार्ड को? अगर कैश ही नहीं है इकोनॉमी में तो कोलैप्स कर जाएगी। तो ये विश्वास है। फिर ये पेपर करेंसी किस आधार पर छपती है? गोल्ड करेंसी, गोल्ड स्टैंडर्ड्स। जितना गोल्ड होगा आरबीआई उतने ही नोट छापेगा। तो पेपर करेंसी का आधार क्या है? गोल्ड। अगर पेपर नोट गिरेगा भी, उसकी वैल्यू गिरेगी, तो गोल्ड उसे संभाल लेता है। ये गोल्ड करेंसी क्यों शुरू हुई? तो आप इतिहास पढ़ें तो उससे पहले पंचमार्क कॉइन्स होते थे। पंचमार्क कॉइन क्यों? ताकि व्यापार कर सके हम आसानी से। तो पंचमार्क कॉइन पत्थर के होते थे या मेटल के होते थे। मेटल के कॉइन बदल गए सोने के कॉइन में, ताकि एक कॉइन में ज्यादा व्यापार हो सके। पर ये पंचमार्क कॉइन क्यों आए थे? बार्टर सिस्टम के लिए। पहले हम अनाज लेते थे और गेहूं देते थे और चावल ले लेते थे।
धीरे धीरे इकोनॉमी बढ़ी, तो ओवरऑल मूल आधार क्या है? जब तक मुझे कुछ ऐसा ना मिले जो डायरेक्टली मुझे मदद कर सके, क्योंकि पासवर्ड मुझे मदद नहीं करता, मूल रूप से मुझे एक आधार चाहिए। तो पूरी इकोनॉमी का आधार क्या है? पूरी करेंसी सिस्टम का आधार सोना है, और गोल्ड सिस्टम का भी आधार इंसान को मिलने वाला डायरेक्ट बेनिफिट है। अगर ये विश्वास की श्रृंखला टूट गई तो पूरी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी। इसी को इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूं, और वो वचन टूट गया तो खेल खत्म है, जो नोट पे छपा है। तो अंतिम अधिष्ठान अगर टूट जाए तो सारी बबल इकोनॉमी टूट जाएगी। अब इसको हम जीवन में लागू करते हैं। जिसको हम काका चाचा, काका ताऊ, मम्मी पापा कहते हैं, वेदांतिक कहेगा वो शरीर है। फिर वेदांतिक कहेगा शरीर भी नहीं है, सूक्ष्म शरीर है, क्योंकि भावनाएं तो मां की सूक्ष्म शरीर में ही है। फिर वो कहेगा सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, कारण शरीर है। फिर वो कहेगा कारण शरीर भी नहीं है, वो जीवात्मा है। और वो कहेगा वो जीवात्मा भी नहीं है, वो एक्चुअली आत्मा ही है। और आत्मा क्या है? यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो बार बार तरफ से घूमकर, भले इकोनॉमी हो या केमिस्ट्री हो या व्यक्ति हो, हम अंतिम में उसी लेवल पे पहुंचते हैं। जब आप नाम रूप जगत को लगातार उसकी लेयर हटाते चले जाएंगे, तो जिस अंतिम लेवल पे आप पहुंचेंगे उसको कहते हैं यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस, और उसी को कहते हैं एब्सोल्यूट रियलिटी, पारमार्थिक सत्य। मैक्स प्लैंक को हम फिर से कोट करेंगे, नोबेल लॉरिएट, द होल मैटर इज द डेरिवेटिव ऑफ कॉन्शियसनेस। ये सारा जगत का अंतिम अधिष्ठानम कॉन्शियसनेस है। हम सब उसी से बने हैं। तो एकमात्र सत्य वही है, भले विज्ञान से चलें या समाज में चले। वेद कहते हैं सभी अनात्मा का अंतिम अधिष्ठानम आत्मा है। अंतिम अधिष्ठान मतलब द फाइनल लेयर। अब उसके बाद नाम रूप को आप और नहीं निकाल पाएंगे, द फाइनल सबस्ट्रक्टम। और इसी फाइनल सबस्ट्रक्टम को या यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को वेदों ने मैक्रो रूप में ब्रह्मन कहा और माइक्रो रूप में आत्मन कहा। तो यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ही वृहद रूप में ब्रह्मन कहते हैं और मैक्रो पर्सपेक्टिव में आत्मा कहते हैं। सो पारमार्थिक सत्य क्या है? 10 ब्रह्मन इज द अंतिम अधिष्ठानम। तो इस सब पूरे जगत का अंतिम अधिष्ठानम क्या है? लास्ट लेयर ब्रह्मन। तो यही वो सत्य है जो होता है, यही वो सत्य है। और चलिए अब वो दोनों प्रिंसिपल जो हमने पढ़े थे अप्लाई करके देखते हैं और समझते हैं। पहला प्रिंसिपल क्या था? हायर ऑर्डर रियलिटी लोअर ऑर्डर का बेस बनती है, जैसे जागृत जीवन सपने का बेस बनता है। तो हम देखते हैं सब्जेक्टिव रियलिटी से ऊंची है ऑब्जेक्टिव रियलिटी, उससे भी हायर है एब्सोल्यूट रियलिटी। तो हमने क्या कहा? सनसेट इज ब्यूटीफुल, ये तो हो गई सब्जेक्टिव रियलिटी। ऑब्जेक्टिव क्या हो गई? सनसेट्स इन द वेस्ट, या नारंगी मौसम हो जाता है। एब्सोल्यूट रियलिटी क्या है? सूरज कभी नहीं ढलता। और उससे भी ऊपर की रियलिटी क्या है? सन डज नॉट एग्जिस्ट, सूरज है ही नहीं। वेदांतिक कहेगा सूरज नहीं है, वो उसी अल्टीमेट रियलिटी का एक फॉर्म है जिसको आप सूरज कहते हो। है तो वही, एक दिन खत्म हो जाएगा वो तारा भी और इसी ब्रह्मांड में घूम जाएगा। सो अब क्या होगा? बाय नोइंग द नेचर ऑफ क्ले, यदि आप क्ले को समझते हैं, क्ले का नेचर आप जानते हैं, तो क्ले से बनी हुई हर चीज का नेचर आप समझ जाएंगे। अब फिर उस क्ले से पॉट बना दें या हाथी बना दें, आपको जाके रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। आप बता देंगे इस पॉट में क्या क्या क्वालिटीज हैं, क्योंकि आप क्ले की क्वालिटी जानते हैं। अगर आप एक केमिकल कंपाउंड में मिले हुए केमिकल्स की क्वालिटी जानते हैं, तो उससे मिलने वाले कंपाउंड की क्वालिटी भी आप बता देंगे। इसी तरह से अगर आप गोल्ड की क्वालिटी जानते हैं, तो गोल्ड से बनी हुई हर चीज की क्वालिटी आप जान जाएंगे। अगर आप थ्रेड्स की क्वालिटी जानते हैं तो आप सारे कपड़ों की क्वालिटी जान जाएंगे। अगर आप बीट्स को समझते हैं तो आप म्यूजिक को समझ जाएंगे। इसी तरह अगर हम और उतरे नीचे, गहरे में उतरे, तो बाय नोइंग द नेचर ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वी विल नो एवरीथिंग विच इज मेड अप ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। तो इसी तरह से ब्रह्मन को जानने से हम उससे बनी हुई हर चीज को जान जाते हैं। और जब ये पूरी कायनात उसी से बनी है, तो इसका मतलब उसको जानने से हम सारी क्रिएशन को जान जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो ये सारी क्रिएशन को जाने, उसी को शास्त्रों ने ऋषि कहा है।
ऋषि का शाब्दिक अर्थ होता है वन हु सीज विच नो वन एल्स कैन सी, जो कपड़े में भी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को देख सके, जो सूरज में भी ब्रह्मन को देख सके, जो मछली में भी ब्रह्मन को देख सके, जो खुद में भी ब्रह्मन को देख सके, जो जानवरों में भी ब्रह्मन को देख सके, ऐसा समदर्शी ऋषि। इसीलिए इसको कहते हैं तत्वदर्शी, एलिमेंट्री नॉलेज। अगर आप आखिरी उस क्वार्क को भी तोड़ देंगे तो जो बचेगा वही एलिमेंट्री है, बाकी सब तो उसके नाम रूप हैं। तो इसी को ऋषियों को कहा जाता है तत्वदर्शी, एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग। सो ये जो तत्वदर्शी, जिसकी को कहते हैं तत्वबोध, एलिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। अब याद कीजिए, इसी कारण छांदोग्य उपनिषद में चैप्टर 6 में पिता उद्दालक अपने बेटे श्वेतकेतु से पूछता है, श्वेतकेतु जो 12 साल पढ़ के आता है, उससे पूछता है, गुरु के आश्रम से जब लौटता है तो पिता पूछता है कि श्वेतकेतु, क्या तुम वो जान चुके हो जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष नहीं रहता, जिसको जानने के बाद तुम सब कुछ जान जाओगे? knowing which everything else is known. The moment you know the nature of clay, you know everything which is made up of clay. The moment you know the nature of universal consciousness, आप उस सब को जान जाएंगे जो इससे बना है। अब दूसरा प्रिंसिपल याद कीजिए, the lower level of reality resolves in higher level of reality. हायर लेवल ऑफ रियलिटी में वो अपने आप रिजॉल्व हो जाती है। जैसे लाइट ऑन करते ही सांप गायब हो जाता है, केवल रस्सी बचती है, सपना गायब हो जाता है अपने आप। जैसे आप हायर को समझते हैं, लोअर उसी में डिसॉल्व हो जाता है, उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। तो इसी तरह से जैसे ही आप ब्रह्मन को समझेंगे, स्वतः रूप से बाकी सब चीजों का अस्तित्व आपको वो एलिमेंट्री अस्तित्व ही दिखेगा कि ये तो नाम रूप है। जैसे हमने कोई भी फॉर्मेट बना दें, इसको तोड़ के फिर कुछ और बना दीजिए। इसको अगर हम इंडस्ट्री के फॉर्मेट में समझें, तो जिसको एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहता है, जिसको एक केमिकल इंजीनियर केमिकल इंडस्ट्री कहता है, जिसको एक आईटी इंजीनियर आईटी इंडस्ट्री कहता है, जिसको एक मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल इंडस्ट्री कहता है, उन सभी को, एक ऑटोमोबाइल को, एक केमिकल को, जैसे टाटा ऑटोमोबाइल्स, टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स, टाटा कंसल्टेंसी, लियो जो टाटा टॉयज बनाता है, टाटा की ज्वेलरी तनिष्क, टाटा की घड़ियां टाइटन, इन सबको अगर आप रतन टाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कहेंगे ये सब प्रोडक्ट है। इंजीनियर्स आपस में लड़ते रहेंगे ब्रांच कौन सी अच्छी है, पर जब रतन टाटा से पूछेंगे तो कहेंगे यार नमक भी एक प्रोडक्ट है, कार भी एक प्रोडक्ट है, तुम्हें प्रोडक्ट बनाना और बेचना आना चाहिए, बस बहुत है। इसीलिए रतन टाटा जो एक आर्किटेक्ट है, वो इन सब इंडस्ट्री के चेयरमैन बन के आसानी से काम कर सकते हैं, कारण वो तत्व समझ रहे हैं बिजनेस का कि ये प्रोडक्ट है। जबकि आप इंजीनियर से पूछ लें तो वो भिड़ जाएंगे आपस में कि कौन सी ब्रांच अच्छी है। रतन टाटा को ब्रांच दिखती नहीं है, उनको केवल प्रोडक्ट दिखता है। तो जब आप तत्वदर्शी होंगे तो आपको नेम एंड फॉर्म नहीं दिखेंगे, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस दिखती है फिर सभी चीजों में। सो instead of saying it is a beautiful pot of subjective reality, objective reality वाला कहेगा it's a clay pot, शायद absolute reality वाला कहेगा there is no pot, it's only clay, और वो कहेगा मैं एक कदम और आगे बढ़ा हूं, there is no clay even, clay भी नहीं है, केवल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस है, केवल ब्रह्मन है। इसीलिए आप देखते हैं ऋषियों को हर तरफ ब्रह्म दिखता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं मैं जब सूरज को देखता हूं तो मुझे परमात्मा दिखता है, जब मैं इंसान को देखता हूं तो मुझे परमात्मा दिखता है, जब मैं पेड़ों को देखता हूं तो मुझे परमात्मा दिखता है। किस परमात्मा की बात कर रहे हो? उस एलिमेंट्री नॉलेज की वो बात कर रहे हैं जो अंतिम अधिष्ठानम है। द एब्सोल्यूट रियलिटी बिकम्स, बिकॉज ऑफ विच ये सारा अस्तित्व है, अस्तित्व में उसी को अंतिम अधिष्ठानम कहते हैं, और इसी को अलग अलग रूप से जाना जाता है। इसी को सत्यम कहते हैं, इसी को सत्य कहते हैं, इसी को अंतिम अधिष्ठानम कहते हैं, इसी को ब्रह्मन कहते हैं, इसी को पारमार्थिक सत्यम कहते हैं, इसी को आत्मा कहते हैं। ये सब एक ही चीज का नाम है। इसीलिए वेदों में आता है इदम अग्रे आसीत सत एव, इन द बिगिनिंग देयर वाज ब्रह्मन अलोन, शुरू में केवल कॉन्शियसनेस थी और कुछ नहीं। तो चलिए समराइज करें इसको। सो आर्टिफिशियल जो एब्सोल्यूट रियलिटी है वो क्या है?
जो पास्ट में थी, प्रेजेंट में भी है और फ्यूचर में भी होगी, जो हमेशा रहेगी। यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस आपके लैपटॉप बनने से पहले भी थी, आज लैपटॉप के रूप में भी है, कल लैपटॉप खत्म हो जाएगा तो भी रहेगी। वो हमेशा है, अनित्य है। जबकि ऑब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? जो पास्ट में नहीं थी, फ्यूचर में भी नहीं होगी, पर प्रेजेंट में है, अभी मुझे आंखों के सामने दिख रही है, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रियलिटी। सब्जेक्टिव रियलिटी क्या है? जो ना तो पास्ट में थी, ना प्रेजेंट में है, ना फ्यूचर में होगी, वो केवल मेरे दिमाग में है, कहीं अस्तित्व ही नहीं है उसका। और उसी ऑब्जेक्टिव रियलिटी से मैं अपने आप को भारतीय समझता हूं, और तुम खुद और समझो, और हम लोग आपस में भिड़ जाएं और लड़ाई कर लें और वर्ल्ड वॉर शुरू कर दें। एंड दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। सो अगर हम कहें सब्जेक्टिव रियलिटी, तो जो सच आपको लगता है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी जो सच आपको दिखता है, और एब्सोल्यूट रियलिटी जो सच होता है। सो अब इसका अगली बात हम करें, इसका मेथड ऑफ नोइंग क्या है? हम कैसे जाने इस पारमार्थिक सत्यम को, कैसे जानते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। पहला, शब्द प्रमाण, इसीलिए तो वेद लिखे गए। शब्द प्रमाण, या जिसको हम शास्त्रम कहते हैं, या जिसको हम ज्ञानम कहते हैं, along with a right guru who can help us go through it. तो पहला मेथड गुरु, along with guru ज्ञानम, and second method is direct experience, साधना। अब यहां गुरु का रोल नहीं है, ये फिर मुझे खुद को एक्सपीरियंस करना है, तो मैं उसे समझूं कंसेप्चुअली और फिर उसको साधना के दौरान अनुभव करूं। अब आखिरी चीज इसमें, इसका टाइप ऑफ नॉलेज क्या है? तो दो टाइप है। एक तो परोक्षानुभूति, परोक्षा मींस इनडायरेक्ट। तो गुरु जो बता रहा है, शास्त्र जो बता रहे हैं, वो इनडायरेक्ट नॉलेज है, मैंने सुन लिया, डायरेक्ट मुझे अनुभव नहीं हुआ है। और दूसरा परोक्षानुभूति, अब उस जानकर फिर मैं साधना में उतरता हूं और फिर इसको महसूस करता हूं, परोक्षानुभूति करता हूं। सो दीज आर द टू मैथ इज टू फर्दर टाइप्स ऑफ नॉलेज। अब हम आगे बात करें। सो जिसको हम पारमार्थिक सत्यम कहते हैं, उसी को सत्य कहा जाता है, सत्य या सत्यम। ठीक? जिसको हम व्यवहारिक और प्राविधिभाषिक सत्यम कहते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव रियलिटी, इन दोनों को मिला के मिथ्या कहा जाता है। तो मिथ्या का मतलब व्यवहारिक और प्रादिभाषिक सत्यम, ये दोनों मिथ्या हैं। मिथ्या क्यों हैं? क्योंकि ये दे अपीयर बट दे डोंट एग्जिस्ट, ये दिखते हैं पर होते नहीं हैं, इसीलिए इसको कहा जाता है मिथ्या है। और एक और शब्द हमने बीच में बताया था, तुच्छम। तुच्छम मतलब जो अनरियल है, वो है ही नहीं, वो है ही नहीं। सो अगर हम मिथ्या और तुच्छम को जोड़ दें, तो इसी को कहा जाता है असत। असत, तुच्छम भी असत है और मिथ्या भी असत है। सत्य क्या है? पारमार्थिक सत्यम। मिथ्या क्या है? व्यवहारिक और प्रादिभाषिक सत्यम। मिथ्या और तुच्छम दोनों देखें तो वो असत है। अब असत को ही कहा जाता है रूप, नाम रूप का संसार, और सत्य को ही कहा जाता है स्वरूप। ठीक? तो हमने अब दो नई टर्मिनोलॉजी देखी, मिथ्या और सत्यम। तो मिथ्या मतलब वो दोनों, बाकी दोनों रियलिटीज, उनको मिलकर मिथ्या कहा जाता है। तो मिथ्या का क्या मतलब हुआ? मिथ्या मीन्स समथिंग दैट डज नॉट हैव एग्जिस्टेंस। देखिए, सॉरी, मिथ्या मीन्स इट डज नॉट मीन नॉन एग्जिस्टेंस। इसका नॉन एग्जिस्टेंस नहीं है, ये नाम और रूप में अपीयर होती है, ये दिखती है पर होती नहीं है। जैसे कपड़ा दिख रहा है पर है नहीं, इसीलिए हमने इसे मिथ्या कह दिया। इट इज अपीयरेंट और मैनिफेस्टेड। इसका जो मैनिफेस्टेशन है और अपीयरेंस है, ये किसके कारण है? सत्य के कारण है। जैसे सत्य अगर पानी है तो मिथ्या उसकी वेव है। मिथ्या का अस्तित्व ही सत्य के कारण है। अगली बात, मिथ्या कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट सत्यम। सत्य के बिना मिथ्या नहीं हो सकती। जैसे गोल्ड के बिना ज्वेलरी नहीं हो सकती, गोल्ड ज्वेलरी। जैसे क्ले के बिना क्ले पॉट नहीं हो सकता। जैसे क्लॉथ के बिना, थ्रेड के बिना क्लॉथ नहीं हो सकता। जैसे वाटर के बिना वेव नहीं हो सकता, उसी तरह से ब्रह्मन के बिना नाम रूप का जगत नहीं हो सकता।
तो मिथ्या नहीं हो सकती सत्य के बिना, क्योंकि ये तो नेम एंड फॉर्म है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही तो उसका बेस है। पर सत्य एग्जिस्ट कर सकता है मिथ्या के बिना। कैसे? आप देखिए, गोल्ड हो सकता है बिना ज्वेलरी के, क्ले हो सकता है बिना पॉट के, इसी तरह से यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस हो सकती है बिना इस संसार के। इट हैज इट्स एग्जिस्टेंस। मिथ्या अंडरगोज चेंजेस बट सत्यम डजंट चेंज। लहरें बदलती हैं, पानी थोड़ी बदलता है, लहरों के शेप बड़े छोटे होते हैं। सो मिथ्या बदलती है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस तो वही है, उसके रूप बदल सकते हैं। अगली बात, मिथ्या इज टेम्पररी, सत्यम इज परमानेंट। वेव्स टेम्पररी है, रूप बदल जाएगा। आज आप इसको तोड़ के कुछ और बना दीजिए तो आपको कुछ और दिखने लगेगा अपनी सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रियलिटी में। सो वेव्स टेम्पररी है और वाटर परमानेंट है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं ब्रह्मम सत्यम, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस ही सत्य है, जगत मिथ्या, और ये सारी जगत झूठ। ये जगत मिथ्या है। मिथ्या मीन्स इट अपीयर्स। मिथ्या डज नॉट मीन नॉन एग्जिस्टेंस, इट मीन्स इट हैज ओनली it only appears as existing, and because it appears it is satyam, दिखता है हमें। इसीलिए हम कहते हैं सत्यम एव जयते, केवल सत्य ही जीतेगा। अंतिम में जब आप उतरेंगे तो केवल यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस बचेगा। इसीलिए हम कहते हैं अस्तो मा सतगमय, मुझे इस नेम एंड रूप, असत क्या है? मिथ्या ही तो असत है। मुझे इस नेम एंड रूप के फॉर्मेट से सत्य की तरफ लेके जाइए। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्मन को ही स्वरूपम। इसीलिए हम आत्मा का स्वरूप क्या कहते हैं? सत चित आनंद। सत मीन्स एग्जिस्टेंस, जो हमेशा है। सत मीन्स जो पास्ट में भी था, प्रेजेंट में भी था, फ्यूचर में भी है, हमेशा रहेगा, वो है सत, जिस पे हमने इतनी बात की। दूसरा है चित। चित मीन्स यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। सो आत्मा का दूसरा स्वरूप क्या है? आत्मा हमेशा है, नित्य है, और दूसरा स्वरूप क्या है? कॉन्शियसनेस। ये अंतिम अधिष्ठान है, हर चीज उसी से बनी है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस। और तीसरा इज आनंद, ब्लिस, सत चित आनंद। आनंद क्यों? नंद शब्द का अर्थ है हैप्पीनेस। आनंद का मतलब जो चारों तरफ से आती है, जो चारों तरफ से आए। तो आनंद भी आत्मा का मूल स्वरूप है। क्यों? देखिए, हर व्यक्ति, हर एटम, हर इलेक्ट्रॉन अपने मूल स्वरूप में ही इनर्ट और शांत रहता है। उसका मूल स्वरूप हटा दीजिए, वैलेंसी हो जाएगी, रिएक्शन होने लगेगा। तो हम सबसे ज्यादा शांत कब रहते हैं? जब हम खुश रहते हैं। तो इसीलिए जब हम खुश नहीं रहते तो हम अशांत हो जाते हैं। इसका मतलब हमारा मूल स्वरूप क्या है? हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज आवर बेसिक नेचर। पर फिर हमें ऐसा क्यों लगता है हैप्पीनेस दूसरी चीजों पर डिपेंड करती है? जरा कल्पना कीजिए, एक गार्डन है बड़ा खूबसूरत सा, उस गार्डन के ऊपर सूरज चमक रहा है और एक बादल आ जाता है बीच में, तो बादल की छांव उस गार्डन पे पड़ती है, तो अब वो सूरज दिख नहीं रहा है। अब मैं बैठ के वहां देख रहा हूं कि गार्डन में तो छांव आ गई, सूरज नहीं दिख रहा है। अचानक तेजी से हवा बही, तो जैसे हवा बही वो बादल बह गया, और जैसे बादल बहा सूरज फिर चमकने लगा। अब इसी को अपने जीवन में अपना के देखते हैं। ये जो बादल है, ये जो बादल है, ये हमारी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, डिजायर्स हैं। सूरज आत्मा है, जो गार्डन है वो हमारा मन है, जिसके ऊपर वो बादल की छांव आ गई है, डिजायर्स की। वो जो हवा है जो आती है, वो उन ऑब्जेक्ट्स को प्राप्त कर लेना है जिसकी हम डिजायर कर रहे हैं। तो जैसे हवा आती है तो हमें ऑब्जेक्ट मिल गया, मुझे एक लैपटॉप खरीदना था, मुझे कार खरीदनी थी बहुत दिन से, आज क्या हुई, वो हवा आई, ऑब्जेक्ट मुझे मिल गया, तो बादल हट गया, वो डिजायर खत्म हो गई। और जैसे ही बादल हटा सूरज चमकने लगा। तो जैसे ही वो डिजायर खत्म हुई, अचानक जीवात्मा आत्मा एक हो गए, सूरज सीधे चमकने लगा मेरे मन पे, मेरा मन एक हो गया सूरज से, आत्मा से, तो मैं खुश हो गया। पर मुझे देखने में क्या लग रहा था कि हवा ने सूरज को चमकाया है, हवा ने बादल को हटाया है, और चूंकि हवा के कारण सूरज चमक पा रहा है, इसीलिए देखने में ऐसा लगता है कि कार मिलने से मुझे खुशी हो गई। पर अगर आप गौर से देखेंगे तो हुआ यह है, कार मिलने से वो डिजायर खत्म हुई, और जैसे डिजायर खत्म हुई सूरज सीधे चमकने लगा, वो बादल हटा,
और डिजायर खत्म होते ही, डिजायर के जाते ही आत्मा जीवात्मा एक जैसा रिफ्लेक्ट होने लगी, हलचल खत्म हो गई, बिल्कुल शांत पानी हो गया, आत्मा रिफ्लेक्ट होने लगी। इसीलिए, और पर ये डिजायर तो अंतहीन है, कितने बादल हम अपने जीवन में लाएंगे ना। सो इसीलिए जब भी हम पूछें हम कौन हैं, तो हम सदचित आनंद स्वरूपम आत्मा, सत एग्जिस्टेंस, चित कॉन्शियसनेस, आनंद परमानेंट ब्लिस, स्वरूपम मेरा निज रूप, यही है। अब आखिरी बात, हम कैसे ये टेक्निक, हम आपको एक टेक्निक आज दे रहे हैं कि कैसे आप इसको अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। तो ऐसा कीजिए, अब इस टेक्निक को गौर से सुन लीजिए और अभी कीजिएगा जब आपको फुर्सत मिले। टेक अप सिचुएशन, कोई भी सिचुएशन लीजिए, आपके साथ आपको बॉस ने डांट दिया, आपको घर में कुछ हो गया, कोई भी सिचुएशन आ गई जिससे आप तनाव में हैं, किसी ने कुछ कह दिया, आपकी जो सब्जेक्टिव रियलिटी है उसको हर्ट हो गया, मुझे ऐसा कैसे कह दिया सबके सामने, तो सब्जेक्टिव रियलिटी हर्ट हो गई, वो व्यक्ति ऐसा कैसे सोच सकता है, जो भी कुछ हो गया। टेक अप अ सिचुएशन। अब एक कुर्सी पे बैठिए, इसके लिए आपको 3-4 कुर्सियां चाहिए, ठीक है। तो पहले एक कुर्सी पे बैठ जाइए ऐसे हाथ बांध के, और अब आप सोचिए कि ये जो कुर्सी है ये मेरी सब्जेक्टिव रियलिटी है, ठीक। अब सब्जेक्टिव रियलिटी से उस घटना को देखिए कि मेरे बॉस ने मुझे ऐसा कहा। अब आप क्या क्या बोलना चाहते हैं, बॉस खराब है, हमेशा ऐसा करता है, मेरे साथ ही पॉलिटिक्स होती है, ये वो, जो जो आपके मन में आ रहा है आप सारा बोल दीजिए। बॉस को जितना बुरा बोलना है आप बोल लीजिए, क्योंकि सब्जेक्टिव रियलिटी तो आपकी है, या आपका वर्ल्ड व्यू है, आप जैसा देखना चाहे आप देखिए। जितना बोलो तेज बोलिए, आपके कान सुने। जब आप ये बोल लें, ठीक, उसके बाद फिर उस कुर्सी को छोड़ दीजिए, फिर एक दूसरी कुर्सी पे जाके बैठ जाइए। उस कुर्सी का नाम हम रखेंगे ऑब्जेक्टिव रियलिटी 1, OR1। अब वो कुर्सी आपके बॉस की कुर्सी, अब आप उस पे जाके बैठ जाइए और अब आप बॉस बन जाइए, और बिल्कुल मानस से, बॉस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब आप बोलना शुरू कीजिए। ये मानिए आप बॉस हैं, और अब बोलिए बॉस को क्या कहना है, बॉस ने ऐसा क्यों किया होगा। अगर आप पूरी ईमानदारी से इसको करेंगे तो आप देखेंगे आपके मुंह से बॉस के शब्द निकलने लगेंगे, आपके मुंह से एक अलग सा विचार आएगा कि भाई मैंने 3-4 बार इसे पहले काम दिया था, पर इसने काम टाइम पे किया नहीं, इसीलिए मैंने इसे प्रोजेक्ट नहीं दिया, समहाउ मुझे इसमें कुछ एटीट्यूड प्रॉब्लम भी लगती है, ये आप खुद बोलेंगे अपने मुंह से। अब आप क्या कीजिए, उस कुर्सी से उठ जाइए OR1 से, अब आप एक और कुर्सी पे बैठिए जिसका नाम रखिए OR2। अब आप अपने कलीग से पॉइंट ऑफ व्यू से इस घटना को फिर से देखिए, कलीग कैसे देख रहा है। फिर ऐसे ही 2-3 लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप 2-3 कुर्सियां बदल लीजिए। अब अंतिम रूप में क्या कीजिए, कोने में एक कुर्सी रखिए, उसको हम नाम देंगे AR, एब्सोल्यूट रियलिटी की कुर्सी। अब आपने सारी कुर्सियों पर बैठ के आप बोल चुके हैं, अब दूर की कुर्सी पर बैठ के इस पूरे ड्रामा को देखिए और फिर कंक्लूड कीजिए। अंतरात्मा से, अंतर मन से जो शब्द निकल रहे हैं वो बोलिए। आप देखेंगे आपका उसी चीज को देखने का नजरिया बदल जाएगा। आप ये तीनों रियलिटीज आपके दिमाग के अंदर है। सब्जेक्टिव रियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आपके मन के उद्गार कैसे निकलेंगे अन्यथा। मैं कह दूं कि नहीं दुनिया ऐसी नहीं है जो आप सोचते हैं, तो आप तो अभी शटर कर जाएंगे। इसीलिए शास्त्र कहते हैं उस रियलिटी का हम सम्मान करते हैं, पर ये मानिए वो मिथ्या है, केवल यहां है, ब्रह्मांड में अस्तित्व नहीं है उसका। दूसरा, ऑब्जेक्टिव रियलिटी, वो आपको 360 डिग्री व्यू देती है, आप सब तरफ से देख लेते हैं। और अंतिम में एब्सोल्यूट रियलिटी आपको हायर लेवल व्यू देती है, आप ऊपर से देखते हैं। आप इसको करके देखिए, इट्स वेरी स्ट्रांग, ये बहुत स्ट्रांग होता है और ये आपको बहुत अच्छी तरह से उस चीजों को सिखाएगा। तो चलिए दोस्तों, लेट्स कंक्लूड। लेट्स समराइज एवरीथिंग। तो हमने बात की सत्य क्या है, तो सत्य की मीमांसा हमने की। हमने कहा सत्य 3 प्रकार के, और ये सत्य आत्मा अनात्मा विवेक का ही एक तरीका है। तो पहला हमने कहा कि पहला सत्य होता है जिसको हम प्रातिभाषिक कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं, मेरा सच है, मैं कैसे देखता हूं ये केवल मेरे मन में है, इसका इंस्ट्रूमेंट ऑफ नॉलेज मेरा माइंड है, फीलिंग, इमोशन और फीलिंग से ये चलता है, और ये
आपके मूड के अनुसार बदलता रहता है। इसमें जन्म, पितर और कर्म संस्कार होते हैं। वो चश्मा होता है, ये मनोदशा होती है जिससे मैं देखता हूँ, और यही मेरा वर्ल्ड व्यू होता है। सबके अपने वर्ल्ड व्यू होते हैं। इसी अनुसार मैं संसार प्रपंच में जाता हूँ, परपेट्रेटर को डिफाइन करता हूँ, रेस्क्यूअर पे डिफाइन करता हूँ, विक्टिम को डिफाइन करता हूँ। इसी हिसाब से मैं लोगों को देखता हूँ। जब मैं अपने वर्ल्ड व्यू दूसरों पे थोपता हूँ तो उनको दुख होता है, जब वो मेरी सुनते नहीं तो मुझे दुख होता है। इसीलिए सारा दुख की कहानी इसी से शुरू होती है। इसी को मैं कहता हूं। और फिर मैंने कहा इसका मेथड ऑफ नोइंग क्या है, वो फीलिंग्स है। इसका टाइप ऑफ नॉलेज क्या है, प्रत्यक्ष है जो मुझे दिखता है। फिर दूसरा इज ऑब्जेक्टिव रियलिटी, जब मैं अपने आप ना सुपर इम्पोजिशन हटा देता हूं। जैसे मैं पानी में रंग घोल दूं तो पानी और रंग अभी भी अलग है, पर मैं एक जैसा देख पाता हूं। रस्सी और सांप को एक जैसा देख पाता हूं। जब मैं हटा दूं, ये बुद्धि से चलता है, ये तितिक्षा समत्व की ओर लेके जाता है, ये 360 डिग्री व्यू है, ये शब्द प्रमाण पे चलता है, प्रत्यक्ष और अनुमान से चलता है। और ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों हैं। ये वो सत्य है जो आपको दिखता है। अब दो प्रिंसिपल्स की हमने बात की। एक प्रिंसिपल हायर लेवल ऑफ रियलिटी ही आधार होती है लोअर लेवल का, और जैसे उठते ही सपना खत्म हो जाता है। और हमने देखा कि आप कैसे जनरल मैनेजर का व्यू अलग होता है और डायरेक्टर का व्यू अलग होता है। जैसे जैसे आप ऊपर उठते हैं व्यू बदलता जाता है। और दूसरा लोअर लेवल ऑफ रियलिटी डिजोल्व हो जाती है हायर लेवल में। जैसे लाइट ऑन होते ही सांप डिजोल्व हो जाता है रस्सी में। तुच्छम वो होता है जो होता ही नहीं है, पर फिर भी कई बार भ्रांतियां इस तरह की पल जाती हैं, इसको तुच्छम नाम दिया गया। पारमार्थिक सत्यम क्या है, जब मैं सारे नाम रूप की लेयर हटा लेता हूं तो जो अंतिम अधिष्ठानम है वही पारमार्थिक सत्यम है। और लेयर जब मैं उतारता चला जाता हूं तो अंतिम रूप में जहां पहुंचता हूं उसी को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस कहते हैं। इसी को यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को ही मैक्स प्लैंक ने कहा जिसका पूरा मैटेरियल वर्ल्ड उसी का डेरिवेटिव है, नाम रूप का जगत उसी का डेरिवेटिव है, उसी से बना है। इसी को मैक्रो में ब्रह्मन कहते हैं, माइक्रो में आत्मा कहते हैं। ये वो सत्य है जो होता है, ये अल्टीमेट रियलिटी है। और इसी अल्टीमेट रियलिटी के कारण हम दुनिया को सही ढंग से समझ पाते हैं। और जैसे क्ले का नेचर समझने से, क्ले से बनी हुई हर चीज का नेचर हम जान जाते हैं, इसी तरह इस सत्य को जानने से, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जो सब कुछ बना है वो सब जान लिया जाता है। जो इसको जानता है उसी को ऋषि कहते हैं, और इसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। और इसी को छांदोग्य उपनिषद चैप्टर 6 में श्वेत केतु उद्दालक के संवाद में कहते हैं कि नोअर ऑफ दिस नोज इट ऑल। इसी को सत्यम, सत, अंतिम अधिष्ठानम, ब्रह्मन, पारमार्थिक सत्यम, आत्मा कहा जाता है अलग अलग रूप से। ये वही है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर तीनों में था। ऑब्जेक्टिव रियलिटी पास्ट में नहीं थी, फ्यूचर में भी नहीं होगी, बस आप हैं, बस आज हैं। जैसे हम खुद लोग हमारा अस्तित्व ऑब्जेक्टिव रियलिटी है। ये शरीर नहीं रहेगा 100 साल बाद, 100 साल पहले भी नहीं था। सब्जेक्टिव रियलिटी कभी थी ही नहीं, केवल हमारे दिमाग में रही है। और इसी तरह से इसकी हमें परोक्षानुभूति और अपरोक्षा दोनों होती है। अपरोक्षानुभूति गुरु और शास्त्रों से होती है, परोक्षानुभूति हमें खुद को साधना करनी पड़ती है। और इसी को जब हम कहते हैं तो जो सत है वही सत्यम है, पारमार्थिक सत्यम को ही सत कहते हैं। असत मिथ्या और तुच्छम है, मिथ्या व्यवहारिक और प्रातिभारिक सत्यम दोनों हैं। और इसी कारण सत और असत, सत स्वरूपम है और असत केवल रूपम है, नाम रूप है। मिथ्या डिसॉल्व हो जाती है सत्य में, मिथ्या सत्य के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकती। और मिथ्या सत्य के आधार पे ही होती है, मिथ्या टेम्पररी होती है। इसीलिए हम कहते हैं ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या सत्यमेव जयते अस्तोमा सद्गमय। और आत्मा का स्वरूप है सत, वो हमेशा थी। चित्त परमानेंट कॉन्शियसनेस है, अंतिम अधिष्ठान में। और आनंद हमारी प्रसन्नता, हमारा मूल स्वरूप है। बस वो पर्दा हटाने से सूरज फिर रिफ्लेक्ट होने लगता है। डिजायर हटते ही अपने आप स्वतः स्फूर्त होता है। और मेरा वास्तविक स्वरूप इज सच्चित आनंद स्वरूपम आत्मा। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।